Good morning to all and welcome on your channel Grow Together and welcome in the series of the CAT previous year questions. So I already discussed CAT 2021 all the slots, all the questions, and CAT 2020 I discussed the logarithm questions and the arithmetic questions. So in this video I will discuss CAT 2019 slot 1 all the arithmetic questions जो भी आप लोगों के पूछे गए थे. So there were total 16 questions were asked in the CAT 2019 arithmetic section में आपके total 16 questions थे out of 34 questions. Right, so in this video I'll discuss the first 8 questions and then next video में 8 questions. So total आपके 16 questions इस तरीके से मैं discuss करने वाली हूँ. So if you are new at this channel, so please subscribe and press the notification icon ताकि आप लोगों को timely notification आता है. Because आपके एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं है, only 4 months are left to the CAT 2022. अगर आप 23 के लिए देख रहे हो तो उस टाइम पे जितना भी टाइम होगा आपके पास में, तो अभी अगर मैं 22 के लिए टारगेट कर रही हूँ 22 के लिए, तो बच्चे इट्स टाइम टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू चेक योर प्रिपरेशन कि आपने अगर अरिथमेटिक कंप्लीट कर लिया है तो यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन और नॉट. चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा बच्चे वीडियो को. ठीक है, चलो तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैट में अरिथमेटिक का कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द न्यूमेरिक एंट्री, टाइप इन द आंसर. आपको यहाँ पे अपना आंसर टाइप करना था बच्चे. क्वेश्चन है आपका इन अ क्लास 60%. मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को बहुत इफेक्टिव तरीके से सॉल्व करने वाली हूँ. बहुत कम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को कैसे टारगेट कर सकते हो. सो इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल एंड द रेस्ट आर बॉयज. There are 30 more girls than boys. If 68% of the students, including 30 boys, pass an examination, the percentage of the girls who don't pass is. बच्चे rule is simple. First pause my video, try to solve by yourself and check the method in how much time you solve this question. And अगर आप मेरे अप्रोच से करते हो तो आपने कितने टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. बच्चे 60% of the students are girls. तो 60% अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज 40% हो गए. आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो द रेशियो ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज वुड बी 3:2. पहली लाइन सॉल्व कर लिए. 3:2 बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो, गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो, सॉरी. There are 30 more girls than boys. Second statement 30 more girls. तो डिफरेंस है यहाँ पे 1 यूनिट एंड इस 1 यूनिट की वैल्यू है आपके पास 30 गर्ल्स. सो द 3 यूनिट विल बी आपके पास हो जाएगा 30. यहाँ पे 30, तो 3 का वैल्यू कितना बनेगा? 3 का वैल्यू बनेगा 90. सो ग्रुप में क्लास में आपके पास 90 गर्ल्स हैं एंड बॉयज कितने हैं आपके पास में? 60 बॉयज हुए. अब उसने क्या बोला? इफ 68%, so the total number of the students, ma'am, total number of the students will be 150. 68% of the students, 68%, जब बच्चे आप इसका 68% निकालोगे, this value will be 102. ठीक है, ये वैल्यू जाएगी आपके पास 102. तो आप यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? 15 का 60% होता है 90 एंड 15 का 8% हो जाएगा 12. तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी 102. इस तरीके से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो. अब इस 102 में यू हैव 30 बॉयज. तो बच्चे अगर आपके पास में 30 बॉयज है तो 72 कौन होंगी? 72 आपके पास गर्ल्स होंगी. टोटल गर्ल्स आर 90, 72 पास हुई है, तो इसका मतलब है 18 जो गर्ल्स हैं वो आपके पास में फेल हो गई हैं. आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स. आपसे क्वेश्चन पूछा था द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स. तो टोटल गर्ल्स आर 90, who don't pass is 18. तो 18 by 90 is 1/5. एंड आई होप अगर आपने परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपने फ्रैक्शन जरूर किए होंगे एंड 1/5 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 20%. सो द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स who don't pass is 20%. तो बच्चे इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कितना शॉर्ट तरीके से, कितना इफेक्टिवली आप कैलकुलेट कर सकते हो. यहाँ पे थोड़ा रेशियो का कंसेप्ट लगा है ना, थोड़ा यहाँ पे रेशियो का कंसेप्ट लगा है एंड थोड़ा आपका परसेंटेज का कंसेप्ट लगा है और आप आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. राइट, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके दोबारा से देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया. नाउ मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन. तो ये आपके पास में, हाँ, तो ये आपके पास में सेकंड क्वेश्चन है. ये भी आपका परसेंटेज वाले कंसेप्ट के स्टूडेंट्स मार्क्स वाला क्वेश्चन है. ऑप्शंस मैंने आप लोगों को भी दिया है, इसमें ऑप्शंस अवेलेबल थे एग्जाम में. तो बच्चे क्वेश्चन है आपके पास मीना स्कोर 40% in an examination and after review, even though आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देख सकते हो. even though her score is increased by 50%, जब उसने रिव्यू के लिए डाला तो 50% इंक्रीज हो गया. सो स्टार्टिंग में 40% था, व्हेन इट इंक्रीजेस बाय 50% तो 20% और इंक्रीज हो जाएगा. तो अब उसके मार्क्स हो गए 60%.
अब बच्चे वो स्टिल फेल हो गए 35 मार्क्स से, वो स्टिल फेल है 35 मार्क्स से, तो इसका मतलब है अगर मैं उसको 35 मार्क्स और दे दूं तो इट विल बी द पास मार्क्स, राइट। इफ हर पोस्ट रिव्यू मतलब 60% के बाद फिर से उसने रिव्यू के लिए डाला एंड 20% से इंक्रीज हुआ, 40% में 50% बाई 50%, दैट मीन्स 40 का 50% इंक्रीज हुआ था, दैट्स व्हाई इट बिकम 60%। अगेन उसने फिर से रिव्यू के लिए डाला तो अगेन 20% इंक्रीज हो गया, मतलब बेचारी के साथ बार बार गलत हो रहा था, उसने फिर से रिव्यू के लिए डाले तो 20%। आपको पता है इस बार जब रिजल्ट आया, आई थिंक 12th या 10th में एक बच्चे ने टॉप किया है और उसके 99.9 समथिंग है, लेकिन उसने रिव्यू के लिए डाले हैं कि उसका 0.1% कहाँ पे गया ठीक है, 99.9 काफी हो जाता है। तो चलो वो तो बेचारी पास होने के लिए रिव्यू डाल रही है। तो इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो 60 का 20% इज 12, तो यहाँ पे अब उसके मार्क्स हो गए 72%। वाओ, मतलब बेचारी के 40% थे, अब 72% हो गए 2 बार रिव्यू डालने के लिए। एजुकेशन सिस्टम, she will have 7 marks more than the passing marks, तो more than the passing marks से 7 ज्यादा है, तो if I subtract the 7 marks from the 72%, तो ये उसके पास मार्क्स के इक्वल होंगे। बच्चे या तो आप 60% में 35 मार्क्स ऐड करो तब वो पास मार्क्स के इक्वल है, या फिर आप 72% में से 7 मार्क्स माइनस करो तब वो पास मार्क्स के इक्वल है। सो आई कैन से कि 60% प्लस 35 या फिर 72% माइनस 7 मार्क्स आपके पास मार्क्स के इक्वल है। You need to find out the percentage score needed for the passing the examination. आपको परसेंटेज में आंसर बताना है, तो अगर आप इन परसेंटेज एक साइड लेके आओ तो 12% की वैल्यू जाएगी 42 मार्क्स। तो बच्चे जब आपको परसेंटेज निकालना है तो आप सिंपल सोचो, या तो आप 60% में 35 मार्क्स का परसेंटेज ऐड कर दो, या फिर आप 72% में 7 मार्क्स का परसेंटेज ऐड कर दीजिए। तो अगर 42 मार्क्स की वैल्यू 12% है, तो यहाँ पे इधर 35 या फिर 7 मार्क्स की वैल्यू कितने परसेंट के इक्वल होगी, तो 12/42 इंटू 7, 7 से 6 पे, 6 से 2 पे, तो ये बनेगा आपके पास 2%। सो द 72% माइनस 2%, सो द पास परसेंटेज विल बी द 70%। आपके पास जो पास परसेंटेज है वो यहाँ पे 70% है, तो इफ शी सिक्योर 70% देन शी विल पास द एग्जामिनेशन। आप ऐसा भी कर सकते थे, है ना, आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे बच्चे कि आप यहाँ पे 35 मार्क्स की वैल्यू निकाल के 60% में ऐड कर देते। सो आपको टोटल मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पास परसेंटेज चाहिए। तो इधर द फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द 35 मार्क्स और द 7 मार्क्स, तो आप इसमें प्लस या इसमें माइनस करके आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको कोई स्पेसिफिक ट्रेडिशनल वे से क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, ये भी कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये यहाँ पे पावर में है, ठीक है, दिस इज पावर 15, ये भी आपके पास पावर 15 है यहाँ पे ये आपके पास 2 पावर 15 है, और यहाँ पे ये आपके पास 2 पावर 14 है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज P इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ईयर देन इट बिकम्स 3 + 2P। ओके, अगर पॉपुलेशन बिगिनिंग में P है, नेक्स्ट ईयर में वो 3 + 2P बन जाती है, उससे नेक्स्ट ईयर में 3 + 2 एंड ये P का वैल्यू तो 3 + 2P। इस तरीके से आपकी पॉपुलेशन एवरी ईयर इज इंक्रीजिंग। आपको दिया है इफ द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ 2019 इज 1000, तो स्टार्टिंग में आपके पास 1000 पॉपुलेशन है, देन यू नीड टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग इज 2034 विल बी। तो पहले तो आप ये देख लीजिए फ्रॉम द 2019 2034 तक कितने ईयर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल ईयर्स बनेंगे आपके पास 15। बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कभी भी ट्रेडिशनल तरीके से मत कीजिए, ऑप्शंस का यूज कीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस आपको बहुत बेनिफिट देंगे। आप एक बात बताओ, अगर P की वैल्यू 1000 है तो इनिशियल पॉपुलेशन इज 1000, सेकेंड में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 3 + 2 इंटू 1000, फिर यहाँ पे अगर आप पॉपुलेशन निकालो तो ये बनेगी 2003। अगर आप यहाँ पे देखो तो 3 + 2 इंटू 3 + 2 और P का वैल्यू 1000, सो दैट 2000 2003 इंटू 2 करोगे तो 4006 + 3 तो 4009 बन रहा है। चलो अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। बच्चे पावर 15 आप खुद सोचो कि ये n है, बेसिकली अगर मैं इसका जेनरिक फॉर्म लिखूं दिस इज पावर n + 6, n इज द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे ये है 977 पावर n - 3,
ये है आपके पास 1000 इंटू 2 पावर n माइनस 3 एंड ये है आपके पास 977 इंटू 2000 n माइनस 1 प्लस 3। तो क्या 1000 बाई पावर n हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप 1003 पावर n करते तो ये तो यहीं पे फेल हो रहा है। सो द ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 विल नॉट बी योर आंसर बिकॉज 1000 की पावर में नहीं जा रहे, दिस इज मल्टीपल 1000 2000 4000 समथिंग। तो पहले दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब मैं पुट n इक्वल टू 2 तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1000 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 3। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4012 माइनस 3 तो 4009। सो द ऑप्शन मैच हो गया। अगर आप डी में चेक करके देखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो बच्चे अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो वहां पे आप जेनरिक फॉर्मूला लीजिए, वहां पे इधर n इक्वल टू 2 या n इक्वल टू 3 रख के चेक कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करोगे तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शंस की हेल्प से करो एंड ये जो पावर वाले क्वेश्चन है इसमें हमेशा आपको ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपके पास थीटा एंट्री का क्वेश्चन था बच्चे। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है और इस क्वेश्चन को मैं बहुत प्यारे से कंसेप्ट से सॉल्व करूंगी, ध्यान से देखना। A person invested a total amount of 15 lakh rupees, a part of which it was invested। तो 15 लाख को एक पार्ट उसने कुछ 6% के रेट पे इन्वेस्ट किया एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है, उस रिमेनिंग अमाउंट को उसने 2:1 में 2:1 के रेशियो में डिपॉजिट किया है और एक पे आपका 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सेकंड पे आपका 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आपसे बोला इफ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट इनकम इज 76,000 देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड डिपॉजिट। बच्चे आप इस क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट से करूंगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इस पार्ट को सॉल्व करो मिक्सचर एंड एलिगेशन से। बच्चे दो टाइप की क्वांटिटीज है, आपने उसको 2:1 के पार्ट में इन्वेस्ट किया। ठीक है, 2:1 के पार्ट में 2 वाले पे आपने 4% का इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे 3% का इंटरेस्ट रेट है। तो क्या जब आपने 2:1 के रेशियो में आपने इसको इन्वेस्ट किया है तो क्या मैं कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकती? यस मैम। तो ये हो जाएगा 3 माइनस आर और ये हो जाएगा आपके पास 3 तो आपके पास छोटी वैल्यू है ना, तो ये बनेगा आपके पास r माइनस 3 और ये बनेगा 4 माइनस आर। सो दिस विल बी द रेशियो ऑफ द 2:1। मैंने बच्चे यहाँ पे आपको क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है बिकॉज इफ यू नो द क्वांटिटी रेशियो देन आप यहाँ पे मिक्सचर एलोकेशन का कंसेप्ट यूज कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r माइनस 3 इक्वल टू 8 माइनस 2r, 2 इधर आ जाएगा तो 3r इक्वल टू 11। सो द कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 11/3%। आपने जो रिमेनिंग अमाउंट है अगर आप उसका एक कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो दिस इज 11/3%। फिर से मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाइए इस वाले में और इस वाले पार्ट में, इसको मैं दूसरे पेन से शो कर देती हूँ। So one part is invested at 6%, second part is invested at 11/3%। ठीक है, और ओवरऑल आपको 76,000 का इंटरेस्ट मिला है ऑन द 15 लाख रुपीज। ठीक है, 15 लाख पे आपको 76,000 का इंटरेस्ट मिला है फॉर द 1 ईयर। यू कैन फाइंड आउट कि ओवरऑल आपको इंटरेस्ट रेट आपके पास कितना हुआ है। तो आर की वैल्यू जाएगी 76/15। आप यहाँ पे रख दीजिए 76/15। आप इसे माइनस करोगे बच्चे तो ये हो जाएगा आपके पास में 55 माइनस करोगे तो 21/15 और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 14 14/15 हो जाएगा आपके पास। आप देख लो 6 माइनस 76/15 तो ये बनेगा आपके पास 15 6 90 माइनस 76 तो 14/15 आपके पास ये रेशियो बन जाएगा। So the ratio of their quantity will be 21:14, 7 3s and 7 2s। मैंने 2 बार मिक्सचर और एलिगेशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया है। वन पार्ट इज पहले आपने 2:1 वाले कंसेप्ट से ओवरऑल निकालने की 11/3%, फिर 76,000 वाले कंसेप्ट से फाइंड आउट किया कि इट विल बी 76/15 तो आपको 6% पे, दूसरा 11/3 पे, ओवरऑल 76/15। तो यू विल गेट द क्वांटिटी रेशियो एंड क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा आपके पास में कितना
क्वांटिटी का रेशियो बना आपके पास 3:2। तो अगर आप उस 3:2 को यहाँ पे अगर आप 3:2 को यहाँ पे डिवाइड करते हो 15 लाख को, तो 15 लाख में 3:2 बच्चे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9 लाख रुपीस, और दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 लाख रुपीस। भाई 3:2 इज 5, 5 का वैल्यू 15, 1 का वैल्यू 3, सो द 3 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो आपके पास 9 लाख आ जाएगा। ठीक है, 9 लाख आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा था देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड डिपॉजिट वाज 9 लाख रुपीस। क्लियर है? तो आपका आंसर बना 9 लाख। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था जिसको हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट से सॉल्व कर लिया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस टोटल 8 क्वेश्चंस, एंड बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 8 क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करूंगी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन अगेन। The product of the two positive number, the product of two positive number is 616. If the ratio of the difference of their cubes to the cubes of their difference will be 157/3, then the sum of the two number. बच्चे एक मेथड तो है कि आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करो, पूरा a होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके, एंड दूसरा मेथड है आप यहाँ पे ट्रिकी अप्रोच से सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, अगर आप इस 616 को ब्रेक करो तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 × 7 × 11, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 × 4 × 11 × 7, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये बनेगा a - b एंड a² + b² + ab डिवाइडेड बाई a - b का होल क्यूब। आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 157/3। बच्चे आपके पास पॉसिबल नंबर क्या क्या हो सकता है? एक नंबर हो सकता है आपके पास में यहाँ पे 7 × 4 28 एंड 11 × 2 यहाँ पे 22 बना सकती हूँ, बिकॉज आपको सम फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं समेशन देखूं तो 28 + 22 क्या 50 बन रहा है? भाई आपके पास डिफरेंट नंबर पॉसिबल हो सकते थे। आपके पास जो ऑप्शंस है वो 100 से लेस देन है, तो आपके दोनों नंबर 100 से छोटे होने चाहिए, ये कंफर्म था। तो अगर आप एक नंबर लेते हो 8, एक नंबर लेते हो 77, तो 77 + 8 85 बन सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे भी तो चेक करना पड़ेगा कि क्या 85 पॉसिबल हो रहा है, राइट? क्योंकि अगर मैं इस नंबर को लिखूं ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस ab एंड डिवाइडेड बाई a - b का होल स्क्वायर शुड बी 157/3। सो अगर आप 77 और 8 की वैल्यू में देखो तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो अगर आप यहाँ पे 28 एंड 22, चलो चेक करके बता देती हूँ। 28 + 22 इज 50, 50 का स्क्वायर 2500 माइनस प्रोडक्ट दिया है 616, a - b 6 का स्क्वायर 36। आप यहाँ पे माइनस करोगे तो 10 - 6, 9 - 1 इज 8 एंड 14 - 6, तो ये बन जाएगा इतना। अब आप 12 से डिवाइड करो। बच्चे जब आप इसे 12 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 157/3 ही बन रही है। सो आंसर इज सेटिस्फाइड, द सम ऑफ द टू नंबर विल बी 50। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन इफेक्टिवली और जल्दी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। प्यारा सा क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम में भी बोल सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल अरिथमेटिक के कांसेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन कंसीडर दिस क्वेश्चन इन द अलजेब्रा सेक्शन। तो अलजेब्रा में यस रेलिवेंटली मैं इसको अलजेब्रा का क्वेश्चन बोलूंगी, बट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ऑन सेलिंग अ पेन 5% लॉस, अब बुक पे गेन हुआ 15%, करीम गेन 7 रुपीज। If we sell the pen at 5% gain on the book, at 10% gain, बुक पे हुआ है गेन हो रहा है 13%, what is the cost price of the book? बच्चे 5% लॉस ऑन द पेन, तो अगर पेन का कोस्ट प्राइस मैंने पी लिया, 5% का लॉस हो रहा है तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5% का आपके पास में लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास में 0.5 होगा या 0.05 होगा, बिकॉज 5% का लॉस है। इफ यू आर टेकिंग द वैल्यू इज 100 तो उसका 5% होगा। ठीक है, और अगर आप 1 वाली वैल्यू ले रहे हो, क्योंकि अगर आप 0.5 लेते हो, यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। वैसे तो उसमें पेन का प्राइस पूछा नहीं है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती थी। दोनों में 5% गेन 5% का प्रॉफिट है, तो अगर आप यहाँ पे 5% का गेन ले रहे हो तो दिस लॉस ले रहे हो तो दिस विल बी 0.05। ठीक है, तो ये वैल्यू जाएगी आपके पास में 0.05।
करेक्ट है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखिए, तो ये वैल्यू जाएगी -0.05 पेन का कॉस्ट प्राइस, 15% गेन, तो 0.15 ऑफ बुक, गेन कितना हो रहा है टोटल 7 रुपीज का। सेकेंड टाइम आपको 0.5% का गेन हो रहा है एंड यहाँ पे 10% का गेन हो रहा है बुक पे, तो टोटल गेन है 30 रुपीज का। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। P and B are showing the cost price of pen and book respectively। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो ये वैल्यू मिल जाएगी 0.25 of B is equal to 20। So the value of B will be 20 upon 0.25, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 80 रुपीज। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इन रुपीज विल बी 80। तो बताइए क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था भाई? आप लोग खुद सोचो कि क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको करने का अप्रोच आना चाहिए। अगर आप पहले सीपी और उसका रेशियो वो इक्वेशन बनाओगे, फिर प्रॉफिट वाली इक्वेशन अलग बनाओगे, तब आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे ये इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन अच्छे से देखो बच्चे, अच्छे से ट्राई करो सॉल्व करने का, देन आप बहुत अच्छे परसेंटाइज लेके आ सकते हो अगर आप एक स्ट्रेटेजिक वे में अपनी प्रिपरेशन को करते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है टू कार ट्रेवल एट द सेम डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपके पास सेम डिस्टेंस है। कार 1 आपकी स्टार्ट होती है 10 AM पे और कार 2 आपकी स्टार्ट होती है 11 AM पे। ऑन द सेम डे दे रीच देयर कॉमन डेस्टिनेशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो दूसरे वाली कार आपकी स्टार्ट हुई है 11 AM पे, राइट। सेम टाइम पे वो कॉमन डेस्टिनेशन पे रीच करते हैं, लेकिन बच्चे एक कार आपके 10 AM पे स्टार्ट हुई थी और दूसरी 11 AM पे। तो बट ऑब्वियस चीज है कि कार 2 ने आपका 1 आवर कम लिया है कॉमन डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, कॉमन डिस्टेंस को कवर करने में। इफ द फर्स्ट कार ट्रेवल्ड फॉर, क्योंकि अगर यहाँ पे डिस्टेंस सेम है देन स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर टाइम। सिंपल सा कंसेप्ट है। इफ द फर्स्ट कार ट्रेवल्ड फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स, अगर कार 1 ने 6 आवर्स लिए हैं तो ये 11 AM पे स्टार्ट हुई थी, तो कार 2 ने 5 आवर्स का टाइम लिया होगा, राइट। हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द परसेंटेज बाय विच द स्पीड ऑफ द सेकंड कार कुड एक्सीड दैट ऑफ द फर्स्ट कार। तो बच्चे यहाँ पे टाइम का रेशियो अगर आप बनाओ कार 1 एंड कार 2 का, तो 6:5 होगा। एंड इफ द डिस्टेंस इज सेम देन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। आपकी स्पीड का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से उनकी स्पीड कितनी ज्यादा है? 1 यूनिट। कार 1 से कंपैरिजन करने को बोला है, सो द 1/5 का वैल्यू आपके पास 20% है। बच्चे अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस मेन चीज ये होती है कि आप उसे कैसे अप्रोच कर रहे हो, आपने अपने क्वेश्चन को किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो अगर फर्स्ट कार ने 6 आवर्स लिए तो सेकंड कार ऑब्वियसली स्टार्ट आफ्टर द 1 आवर जर्नी, तो टाइम हो जाएगा 5। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इफ डिस्टेंस इज सेम तो 5:6 बनेगा। सो कार 2 का जो स्पीड है इट इंक्रीजेस बाय फ्रॉम द कार 1 इज 1 यूनिट डिवाइडेड बाय 5, तो ये आंसर बन जाएगा आपके पास 20%, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एंड टोटल 16 क्वेश्चन थे, बाकी के 8 क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज अपने दोस्तों के बीच भी ये वीडियो शेयर करो कि भाई तू भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर ले, थोड़ा हेल्प मिलेगा, तेरी प्रिपरेशन तू चेक कर सकता है कैसी प्रिपरेशन हो रही है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो, मिक्सचर्स। बच्चे अरिथमेटिक के हर एक चैप्टर से मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एट देयर यूजुअल एफिशिएंसी लेवल A and B together finish a task in 12 days. So अगर A की efficiency A से denote कर रही हो, B का efficiency, तो if together they are working, तो they will take the 12 days to complete the task. If A had worked half as efficiency, तो half as efficiency, तो A का efficiency A/2, as C usually does, and B had worked thrice the efficiency, तो यहाँ पे 3B हो जाएगा, as usually he does, the task would have been completed in 9 days. So efficiency into time equal to work, efficiency into time equal to work. तो ये दोनों वर्क आपके पास इक्वल है। फर्स्ट अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी डेज would have taken by A to finish the task if she worked alone at her usual efficiency. तो बच्चे यहाँ पे आप A और B की एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड आउट कर लो एंड देन किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, आपका आंसर बन जाएगा। चलो तो सॉल्व करते हैं। 3 4 3 3 9।
4 इंटू ए, और यहाँ पे a इधर माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी -3a/2। सॉल्व जितना मिनिमम आप कैलकुलेशन कर सकते हो मिनिमम पेज पे उतना कम कीजिए। यहाँ पे 3 इंटू 3 इज 9b -4b, तो ये वैल्यू बन जाएगी 8 - 3 5a/2, ये हो जाएगा आपके पास 5b। तो यहां से बच्चे आप a और b की एफिशिएंसी का रेशियो बनाओगे तो ये रेशियो बनेगा आपके पास 2:1। सो इफ द एफिशिएंसी ऑफ a इज 2 यूनिट देन b का एफिशिएंसी 1 यूनिट होगा। आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जस्ट सपोज इफ आई एम पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1, तो a का एफिशिएंसी 2 यूनिट, b का एफिशिएंसी 1 यूनिट, एंड दे वर टेकिंग द 12 डेज। इफ द a वर्क अलोन तो a की एफिशिएंसी 2, नंबर ऑफ डेज 2 से ये आपका 6 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 = 3, तो d का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 18 डेज। सो 18 days will be taken by A if she work alone at her usual efficiency। तो टाइम एंड वर्क के आप जरूर से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। So these were the 8 questions from the arithmetic section in CAT 2019 slot 1. In the next video I will discuss the remaining 8 questions from the slot 1, and इसी तरीके से मैं आपको सारे arithmetic के यहाँ पे questions करा लूंगी। So I hope आपको ये questions समझ में आए हैं। आप दोबारा से रिप्ले करके मतलब अपनी वीडियो को देख सकते हो, अपने questions को ट्राई कर सकते हो, बट मेरा सजेशन यही है, first complete the arithmetic section and then try to solve this question, then definitely this is the correct way to solve the previous year question. So thank you so much guys, we will meet in the next video. Thank you, bye bye, take care.